नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन ने पिछली कुछ लास्ट वीडियो में बजट पढ़ा था और बजट आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया था वो वीडियो। और उसके जब क्वेश्चनों में आपके आंसरों के जो सही रिप्लाई थे उससे पता चलता है कि आपके सभी के कॉन्सेप्ट उसके थ्रू क्लियर हुए थे। इसी सीरीज में अपन आगे बढ़ते हुए आज राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 स्टार्ट करने वाले हैं। इसी को भी अपन उसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे के जितने चैप्टर होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे 11 चैप्टर में डिवाइड होता है। जो सरकार की 320 पेज की जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करती है वो 11 चैप्टर में टोटल डिवाइड होता है। तो उन सभी 11 चैप्टर को अपन छोटे छोटे वीडियोज में 20-30 मिनट के जो वीडियोज हैं इनमें एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते चलेंगे और उसी की सभी डिटेल लगभग इनसे कवर करते हुए चलेंगे। इस तरीके से जैसे बजट में अपन हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन लेके आए थे, उसी तरीके से इकोनॉमिक सर्वे के भी हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज इकोनॉमिक सर्वे की पहली वीडियो। जो इकोनॉमिक सर्वे मैंने अभी आपको बताया 320 पेज का सरकार द्वारा निकाला जाता है, उसको टोटल 11 चैप्टर में डिवाइड किया जाता है। उन 11 चैप्टर में जो पहला चैप्टर होता है उसमें लगभग इकोनॉमिक सर्वे के मोटे मोटा आंकड़ा होता है राजस्थान के, लगभग कितनी जीडीपी ग्रोथ रही, आईआईपी कितना था, पर कैपिटा इनकम कितनी रही, इन सभी के बारे में मोटे मोटे आंकड़ों के बारे में बताया जाता है। पिछले कुछ एग्जामों में आप हर किसी पेपर को उठा के देख लो, जो पहला जो चैप्टर होता है बृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य, मतलब इकोनॉमी की जो राजस्थान इकोनॉमी, इसके मोटे मोटे जो भी आंकड़े होते हैं इनसे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन निश्चित आया है। ये 11 आंकड़े हैं जो आपको याद करने हैं। इन 11 आंकड़ों में से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में फिक्स है, वो आता है। या तो उस एग्जाम में करंट ऐड हो, इकोनॉमिक टॉपिक ऐड हो नहीं हो, फिर भी उनसे इन 11 आंकड़ों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। आज की वीडियो में अपन ये पहला जो चैप्टर है, टोटल मिला के 11 चैप्टर आपको बताऊं मैं इकोनॉमिक सर्वे में। इन 11 चैप्टर को अपन 11 वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। आज अपन पहला चैप्टर कवर करने वाले हैं और इस पहले चैप्टर से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। इकोनॉमिक सर्वे से लगभग 5-6 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। बाकी के 10 चैप्टरों से मिला के 4-5 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, बट इस क्वेश्चन से 1 या 2 क्वेश्चन, इस जो चैप्टर है इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में हर पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको बस इसमें 11 आंकड़े याद करने, ये थोड़े से कठिन होते हैं पर अपन बहुत ही सरल वे में इनको ग्राफ के थ्रू और डायरेक्ट जो इकोनॉमिक सर्वे का पोस्टर है उसके थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपन इसका पहला चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे का। जो इकोनॉमिक सर्वे का आप जब पहला चैप्टर देखते हो उसमें सबसे पहले एक लिस्ट बनाई हुई रहती है जिसमें आपको 13 आंकड़े दिए हुए रहते हैं राजस्थान इकोनॉमी से रिलेटेड। उन 13 आंकड़ों में से मैंने बताया आपको 11 आंकड़े होते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो 1 by 1 रेगुलर हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम का एग्जाम्पल उठा के ले सकते हो, आप कोई सी भी एग्जाम का पेपर उठा के देखना, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आया होगा एक। तो जो पहला जो इसमें आंकड़ा दे रखा रहता है वो दे रखा रहता है आपके सकल राज्य घरेलू उत्पाद से, मतलब जीएसडीपी से रिलेटेड, राज्य की आय से रिलेटेड। ये 2 चीजों में दे रखा होता है, एक तो स्थिर कीमतों में और दूसरा प्रचलित कीमतों में दे रखा रहता है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन की बात स्टूडेंट के लिए ये रहती है कि पहली बात तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है क्या, फिर दूसरी बात ये स्थिर कीमत में अलग दे रखा रहता है, प्रचलित कीमत में अलग दे रखा रहता है, फिर बाद में शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद आ जाता है, वो भी प्रचलित कीमत में दे रखा रहता है, स्थिर कीमत में दे रखा रहता है। तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा तो इन्हीं चीजों में कंफ्यूज रहते हैं कि प्रचलित कीमत क्या होती है, स्थिर कीमत क्या होती है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या है। तो एक बार अपन ये चीज देख लेते हैं, फिर ढंग की ट्रिक के थ्रू इन सभी को याद कर लेंगे अपन। सबसे पहले देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता क्या है। इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी जीएसडीपी भी लिखा मिल जाएगा बहुत जगह। अच्छा, आपने जीडीपी का सुना होगा खूब, अपन जो बेसिक चर्चा करते रहते हैं कि देश की जीडीपी बढ़ रही है घट रही है। तो जीडीपी बताती क्या है, राष्ट्रीय आय को बताती है। राष्ट्रीय आय का आकलन अपन जीडीपी के थ्रू करते हैं। उसी तरह किसी राज्य की आय का आकलन जीएसडीपी के थ्रू किया जाता है। जीडीपी में बस एक एस स्टेट ऐड किया है, वो स्टेट के लिए ऐड किया गया है।
तो मतलब किसी राज्य की आय, स्पेशली किसी राज्य की आय, इसके द्वारा दिखाते हैं। अच्छा, तो फिर जीडीपी जीएसडीपी क्या होता है? देखो आप इसका फुल फॉर्म देखोगे तभी वहीं समझ में आ रहा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, मतलब किसी राज्य के घर में जो उत्पाद हुआ है वो सब काउंट होता है जीएसडीपी के अंदर। अच्छा, राज्य के घर में उत्पाद का मतलब क्या समझे अपन? तो किसी राज्य की, यहाँ जो घर शब्द है, डोमेस्टिक शब्द है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? तो किसी राज्य की टेरिटरी जो होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी जो होती है, जो सीमा क्षेत्र होता है, उसके अंदर जो भी उत्पादन होता है। जैसे राजस्थान राज्य का सीमा क्षेत्र अपन को पता है, राजस्थान राज्य लगभग इस तरीके का राज्य अपना, तो इसकी सीमा के अंदर जो भी उत्पादन होता है ये सारा राजस्थान जीएसडीपी में अपन काउंट करते हैं। तो फिर ग्रोस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? जैसे आपको एसडीपी का मतलब तो समझ में आ गया कि भाई राजस्थान के पूरे भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो उत्पादन होएगा वो जीएसडीपी में काउंट होएगा। पर कभी कभी ये जो सकल है, ग्रोस इंग्लिश में लिखते हैं ना अपन, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल उत्पाद, और दूसरा शुद्ध उत्पाद होता है जिसको अपन नेट बोलते हैं। इनके बीच में क्या अंतर है? तो ग्रोस और नेट के बीच में मैं आपको अंतर बताऊं। ग्रोस जो निकाला जाता है इसमें मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन जो होता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, और जो शुद्ध होता है उसके अंदर मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है ग्रोस में से। मूल्य ह्रास क्या होता है? जैसे मानो राजस्थान, अभी अपन ने बजट में पढ़ा, राजस्थान गवर्नमेंट ने 1000 बसें नई रोडवेज बेड़े में ऐड की, तो अभी मानो उन बसों की कीमत 10 करोड़ होगी, पर क्या 5 साल 10 साल तक जब वो बसें सर्विस पे करती रहेगी तो क्या उनकी कीमत फिर भी 10 करोड़ होगी? जैसे जैसे बसों के टाइम यूज लेते जाएंगे, मशीनरियों का यूज लेते जाते हैं, उनकी कीमत घटती जाती है, मूल्य ह्रास होता जाता है, डेप्रिसिएशन होता जाता है। कोई मशीन अपन खरीदते हैं घर में या कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टिंग में उसकी कीमत बहुत होती है, जैसे जैसे अपन यूज करते जाते हैं उसको में वो डेप्रिशिएट होती जाती है और धीरे धीरे उसकी कीमत कम होती जाती है। तो ये उसी चीज को निकालते हैं। जीएसडीपी में अपन उन सब चीजों को की वैल्यू इंक्लूड करते हैं। जैसे मानो कोई 10 बसें 10 करोड़ की आई थी, मतलब 1000 बसें 10 करोड़ की आई थी, तो अपन उसमें डायरेक्ट ऐड करेंगे। मूल्य ह्रास में क्या ऐड करेंगे कि जो बसें पहले मानो 1000 बसें और खरीदी थी, वो 10 करोड़ की आई थी, अभी उनका मूल्य ह्रास मतलब डेप्रिशिएट होके वो बसें सिर्फ 5 करोड़ की बच गई है, तो फिर अपन उनका 5 करोड़ वैल्यू ऐड करेंगे। इसीलिए ज्यादातर आप देखोगे जो जीएसडीपी होता है वो हमेशा ज्यादा होता है एनएसडीपी से। क्यों? क्योंकि मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन की वैल्यू इसमें से घट चुकी होती है। जो ग्रोस होता है वो होता है नेट प्लस डेप्रिसिएशन, मतलब जो मूल्य ह्रास की जो वैल्यू होती है वो इसमें ऐड होती है, और ग्रोस में ऐड होती है और नेट में इंक्लूड नहीं करते हैं अपन उसको। तो ये तो हो गया ग्रोस और सकल में अंतर। ये आप समझ गए होंगे। ग्रोस कौन सा है कि भाई जो कीमत, जो मशीन जितने रुपए की आई अपन ने उतने को ही मान लिया, और नेट क्या होता है, कोई मशीन 5 लाख की आई थी तो अपन ने अभी उसको, उसकी कीमत घट के 3 लाख होगी तो अपन ने उसकी 3 लाख इंक्लूड किया। वैसे जो नेट होता है ना वो एक्चुअल कीमत को बताता है कि एक्चुअल में ये है, ये नेट बताता है। फिर भी अपन जो राष्ट्रीय आय का आकलन है वो भी अपन अभी जीएसडीपी के थ्रू ही करते हैं राजस्थान में, मैन उसी के थ्रू देखते हैं। दूसरे अपन को जो कॉन्सेप्ट क्या दिक्कत समझने में क्या आती है, वो आती है स्थिर कीमत और प्रचलित कीमत क्या होती है। जैसे अपन ने पिछले इसमें देखा ना कि स्थिर कीमतों पर प्रचलित कीमतों में क्या अंतर है। बच्चे ज्यादातर यही कीमत परेशान होते रहते हैं कि स्थिर कीमत के भी डाटा याद करो, प्रचलित कीमत के भी याद करो, याद करके भी चल जाते हैं, एग्जाम हॉल में पूछते कुछ है, लिख के कुछ आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि स्थिर कीमत क्या है, प्रचलित कीमत क्या है। तो पहले अपन देख लेते हैं स्थिर कीमत क्या है, प्रचलित कीमत क्या है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताई, ग्रोस की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, नेट की वैल्यू हमेशा कम होगी। तो कभी डाटा याद भी करके जाओ और कंफ्यूज हो भी जाओ तब भी याद रखना है, अगर ज्यादा वाला पूछा है, ग्रोस पूछा है तो ज्यादा वाले पे टिक करना है, और नेट पूछा है तो कम वाले पे टिक करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन वैल्यू तो उसमें घट चुकी। तो अब अपन अंतर देखेंगे, स्थिर कीमतें और प्रचलित कीमतों में क्या अंतर होता है। आपने देखा होगा जहाँ स्थिर कीमतें लिखी रहती है वहां ब्रैकेट में एक ईयर दिया हुआ रहता है, अभी आप ज्यादातर 2011-12 देखोगे। और जो प्रचलित कीमतें होती है उसमें जस्ट पिछला ईयर लिखा रहता है, जो भी ईयर का बजट या इकोनॉमिक सर्वे होगा उससे जस्ट पिछला ईयर उसमें लिखा रहता है। ये अंतर क्यों? स्थिर कीमतों का मतलब क्या है कि अपन एक ऐसी ईयर लेते हैं जिसमें प्राइस जो होती है किसी प्रोडक्ट की, मतलब सभी प्रोडक्टों की एवरेज प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुई हो,
उस कीमत उस ईयर को अपन ऐसे ले लेते हैं कि इस ईयर में बहुत ज्यादा प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं आया, तो लगभग इस कोई वस्तु है उसकी कीमत नॉर्मल ये थी। उसके अकॉर्डिंग हर साल कंपेयर करके अपन हर प्रोडक्ट की प्राइस निकालते हैं। मतलब प्राइस, अभी कोई प्रोडक्ट है, जैसे आपने 10 मशीनों का उत्पादन किया, तो उन 10 मशीनों का उत्पादन आप 2011 की प्राइस के हिसाब से करोगे तो वो इस तरह कीमतों में हो गया। और अगर पिछले साल की जो प्राइस है, जो अपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो प्राइस चल रही थी, तो उसकी जो प्राइस है वो लोगे तो वो प्रचलित कीमतों में हो गया। जैसे आप एग्जांपल ले लो पानी की बोतल का या कोल्ड ड्रिंक की बोतल का। कोल्ड ड्रिंक की बोतल 2011 की प्राइस के कंपैरिजन में अब उनका जो प्रोडक्शन हुआ है, मानो 100 यूनिट प्रोडक्शन किया, उस वक्त 20 रुपए कोल्ड ड्रिंक की बोतल की प्राइस थी, तो अभी प्रोडक्शन अपना कितना हुआ स्थिर कीमतों के हिसाब से? स्थिर कीमतों के हिसाब से कोल्ड ड्रिंक की बोतल की 20 रुपए प्राइस थी और 100 यूनिट का अपन ने प्रोडक्शन किया, तो टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ अपना? 2000 का। वहीं पे अभी ये 2011 में प्राइस थी, आपको पता कोल्ड ड्रिंक महंगी होगी, सभी पीते कोल्ड ड्रिंक, अभी 40 रुपए की कोल्ड ड्रिंक होगी, वही 100 यूनिट का अपन ने प्रोडक्शन किया है इस साल, तो अपने कितने की ये हो गई? 4000 की। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो, प्रोडक्शन इस साल 100 यूनिट का ही हुआ है दोनों जगह, स्थिर कीमतों में और प्रचलित कीमतों दोनों में ही 100 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, 100 कोल्ड ड्रिंक की बोतल ही बनी है, पर प्राइस में अंतर कितना आ गया? मतलब जीएसडीपी में बहुत अंतर आएगा। अगर अपन जीएसडीपी स्थिर कीमतों पे देखेंगे तो 2000 रुपए की हुई और प्रचलित कीमतों पे देखेंगे तो 4000 रुपए की होगी। इसमें ये फिर इतना अंतर कैसा हुआ? तो ये जो स्थिर कीमतों और प्रचलित कीमतों में जो अंतर होता है उसमें आप डिफरेंस देख भी रहे होंगे, हमेशा स्थिर कीमतों से प्रचलित कीमतें ज्यादा रहती है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं आई हो कि जो जिस ईयर, जो बेस ईयर अपन ने लिया है, ये जो 2011-12 लेते हैं, मैंने आपको बताया कि ऐसी ईयर जिसमें बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर नीचे नहीं होती है उसको बेस ईयर बोलते हैं। स्थिर कीमतें हमेशा बेस ईयर के कंपैरिजन में देखी जाती है। तो जो बेस ईयर लेते हैं उसमें प्राइस ज्यादा थी और अभी जो वर्तमान में उस चीज की प्राइस कम हो गई है। ऐसे ही कोई कंडीशन में जो प्रचलित कीमतें हैं उनकी प्राइस आपको कम देखने को मिलेगी, अन्यथा हमेशा प्रचलित कीमतों की प्राइस स्थिर कीमतों से ज्यादा रहती है। जब भी आप याद करोगे, अपन को इतने ज्यादा इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में घुसना नहीं है, अपन को इतना याद करना है कि अपने जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें कौन सी कीमतें ज्यादा रहेगी। मैं आपको बता दूं, अभी जितने भी कोई आपको प्रचलित कीमतों और स्थिर कीमतों के डाटा देखने को मिलेंगे, उनमें प्रचलित कीमतों के डाटा हमेशा आपको स्थिर कीमतों से ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो आपको जब याद करना है तब ऐसे याद करना है कि जो डाटा ज्यादा है वो प्रचलित कीमत का है और जो डाटा कम है, जिसकी वैल्यू कम है, वो स्थिर कीमत पे। इतना याद रखना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। स्थिर कीमत किसी फिक्स बेस ईयर के कंपैरिजन में देखा जाएगा, तो वो पूछा भी जाता है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है ना कि जीडीपी कौन से का बेस ईयर क्या है, आईआईपी का बेस ईयर क्या है। अभी बहुत एग्जामों में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, अभी अपन आगे इनको पढ़ेंगे भी। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो हर जो मैंने 11 डाटा बताया उनमें से लगभग 4-5 में ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है अभी। तो अगर नहीं आया हो तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके एक बार देख लेना। तो अपन अब यहां से देखते हैं कि सबसे पहले राजस्थान की जो जीएसडीपी है उसमें स्थिर कीमतों पे अब की बार जीएसडीपी कितनी रही है और प्रचलित कीमतों पे कितनी रही है। ये जो इकोनॉमिक सर्वे का पेज है, इसी का डायरेक्ट मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। उसमें आपको क्या है कि यकीन होगा कि डायरेक्ट इस तरीके से सरकार पेश करती है। कभी कभी आपने एग्जाम में देखा हुआ कि इस साल के एग्जाम में पिछले साल का डाटा पूछ लिया, क्योंकि सरकार एक साथ 5 साल के देती है। उनको 5 से कोई मतलब नहीं, अपन को मेन मतलब होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अपने लिए है वो इस साल का डाटा रहता है। अगर आप फिर भी देखना चाहो, क्योंकि कभी कभी आरपीएससी की और आरएमएसएसबी बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, पिछले साल का डाटा बहुत पूछते हैं वो लोग, तो जो एक जस्ट लास्ट ईयर होता है उसका डाटा भी याद कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन को मेन इस साल का डाटा ही याद करना होता है। अब अभी अपन जीएसडीपी देखें, स्थिर कीमत प्रचलित कीमत समझ गए। आप बताओ जल्दी कि इनमें से स्थिर कीमत का डाटा कौन सा है, प्रचलित कीमत का कौन सा है। अपन पढ़ के आए, स्थिर कीमत जो होती है, कांस्टेंट रेट जो होती है, उसका डाटा कम होता है, प्रचलित कीमत का डाटा ज्यादा होता है। तो साफ है, ये राजस्थान की जीएसडीपी का प्रचलित कीमत का करंट ईयर का डाटा है और ये वाला राजस्थान के जीएसडीपी का स्थिर कीमत कांस्टेंट रेट का डाटा है, जो अपन ने 2011-12 के कंपेयर में देखा है। देखो यहाँ पे लिख रखा है ना, स्थिर कीमत का कंपेयर 2011-12 से लिया गया है। मैंने आपको बताया था बेस ईयर 2011-12, मतलब इस जीएसडीपी में जो प्राइस ली गई है प्रोडक्ट की, किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस ली गई है वो 2011-12 की ली गई है। इसमें पिछली साल की प्राइस ली गई है,
इसलिए ये अंतर आया है। तो आपको वो डाटा याद करना है। तो अभी आपके सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो ऐसे आएगा, राजस्थान की जीएसडीपी कितनी है, तो 7.99 लाख करोड़। ये लाख करोड़ में डाटा है, यहाँ पे लिख रखा है देखो 7.99 लाख करोड़। अच्छा, या आप बहुत से स्टूडेंटों को डाउट होगा कि क्या पूरा याद करें 7,99,449? नहीं, इतना नहीं आता। कोई भी एग्जाम में लिखा हुआ आप इतना याद कर लोगे कि 7.99 लाख करोड़ का आपके इस बार जीएसडीपी रहा है स्थिर कीमतों पे, तब भी आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो हाँ, आपको पूरा याद करना पड़ेगा, और बाकी के कॉम्पिटिटिव जो ऑप्शनल एग्जाम होते हैं उसके लिए इतना सफिशिएंट है। और 14,13,620 प्रचलित कीमतों पर आए। अंतर आप समझ ही गए दोनों में। अच्छा, अब ये अपन एक चीज और देखते हैं, हर बार देखते हैं कि अपनी इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। कोरोना काल में सबने सुना होगा ग्रोथ है वो नेगेटिव में चली गई, तो मतलब हर साल ग्रोथ भी आती है। हर जीडीपी में कितनी ग्रोथ हुई है पिछले साल के कंपेरिजन में, देखो पिछले साल के कंपेरिजन में बढ़ा है ना, ऐसे कि ग्रोथ कितनी हुई है, पॉजिटिव में हुई, नेगेटिव में हुई। अभी साफ साफ दिख रहा है बढ़ा है तो पॉजिटिव में हुई, कोरोना काल में जरूर नेगेटिव में हुई थी। तो कितनी ग्रोथ हुई है, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। याद कैसे करोगे मैं अभी आपको आगे बता दूंगा, पर अभी देखो फिर से वही है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, जीएसडीपी है, उसकी वृद्धि और ग्रोथ कितनी रही है, तो स्थिर कीमतों पे तो 8.19 रही है और प्रचलित कीमतों पे 16.4 रही है, जस्ट दुगनी। मैंने बताया ही था प्रचलित कीमत हमेशा ज्यादा रहती है, जस्ट दुगने का अंतर आ गया ना। याद करना ही बहुत आसान है, तो जल्दी से याद कर लो। 7.99 लाख करोड़ तो स्थिर कीमतों पे जीएसडीपी राजस्थान की, और 14.13 लाख करोड़ प्रचलित कीमतों पे, 8.19 ग्रोथ स्थिर कीमतों पे हुई है और 16.04 प्रचलित कीमतों पे ग्रोथ हुई है। ये देखो यहाँ पे ग्राफ में बताया भी है, गवर्नमेंट पूरे 5 साल का ग्राफ देती है, इसलिए कभी कभी आपको पिछले साल का देख लेना चाहिए हल्का सा। कभी कभी एग्जामों में आ भी जाता है, वैसे ज्यादातर किस्मत अच्छी रहे तो नहीं आता, पर फिर भी पिछले साल का देख लेना चाहिए। उससे पीछे का अपन को कोई मतलब नहीं है, हल्का से इतना सा समझ में आ जाए, कोई कथन में कहीं लिखा आ जाए कि पिछले 5 सालों में राजस्थान की जीएसडीपी में लगातार बढ़ोतरी हुई है, तो हाँ वही हुई है, दिख रही है हमको बढ़ोतरी हुई है 5 सालों में। ये अपन ने देखा स्थिर कीमतों पे 7.99 लाख और 8.19 की ग्रोथ हुई है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये अपन ने कॉन्सेप्ट समझा ही था। प्रचलित कीमतों पे 14.13 लाख करोड़ की, ये आपने अभी अपन पढ़ के आए, और 16.04 की इसमें ग्रोथ हुई है। ये सब अब मेन बात आती है कि ऐसे तो बहुत सारे डाटा आएंगे, अपन इनको याद कैसे करेंगे। मैंने एक बहुत बेसिक सा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने नोट्स बनाओ, उसमें एक नीचे ब्रैकेट बना के स्टार बना लेना, उसमें नीचे इतना सा लिखना है आपको कि जो जीएसडीपी रहा है करंट पे वो कितना रहा है और कांस्टेंट पे कितना रहा है। अभी अपन पढ़ के आए 14.13 लाख करोड़, इतना सा, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट बना के और वहीं साइड में लिख लो 16.08% इसकी ग्रोथ हुई है। ऐसे लिखोगे इकोनॉमिक्स के ये सारे डाटाओं को, तो आप याद करने में आपको आसानी रहेगी, कंपेयर भी कर पाओगे। वरना अलग अलग पूरे थ्योरी के साथ याद करोगे लाइन टू लाइन के, इसमें प्रचलित कीमतों में ये, स्थिर कीमतों में ये, तो आप फिर पूरे इकोनॉमिक्स के डाटा को याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत से बच्चे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के इस जो ये पोर्शन होता है डाटा वाला, इससे डरते हैं। पर आप एक भी पेज में क्या लगभग 5-7 लाइनों में आपके लगभग सब कवर हो जाएगा। वहीं कांस्टेंट रेट पे स्थिर कीमतों पे कितनी रही है, तो अपन अभी पढ़ के आ रहे हैं 7.99 लाख करोड़, और इसमें ग्रोथ रेट कितनी रही है अपनी, लगभग 8.04% रही है। ऐसे करके जो अपन इतनी देर में पढ़ा, देखो सिर्फ 2 लाइनों में समराइज हो गया। तो यही करना है, एक बार अपन को कॉन्सेप्ट समझना है, सिर्फ उससे रिलेटेड 2 लाइन याद रखनी है। और जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा 1, 2, 3, 4 फैक्टों में से कोई सा ही फैक्ट आपसे उठा के पूछ ले जाएगा, इसके अलावा कोई भी डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी। साथ में आपको ध्यान ही है कांस्टेंट का बेस ईयर कितना है, ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, लगभग 10 सालों से ऐसे ही चला आ रहा है। तो आपको सीधा याद ही होगा कि 2011-12 अपना बेस ईयर है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ये सबसे इजी तरीका है डाटा को याद करने का। ये तो था जीएसडीपी की स्थिर कीमतों से और प्रचलित कीमतों से रिलेटेड कॉन्सेप्ट।
अभी एक इसी में एनएसडीपी शुद्ध आय का और आएगा, डाटा आएगा, उससे रिलेटेड आपको वो याद रखना है। मैंने बता ही दिया आपको ग्रोस और नेट में क्या अंतर होता है। दूसरे जो क्वेश्चन आपने सबसे ज्यादा देखे होंगे वो देखे होंगे कि इकोनॉमी के 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। तीनों क्षेत्रों में ज्यादा पूछा जाता है कि राजस्थान की जो पूरी अर्थव्यवस्था रही है इसमें कौन से क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है, कौन से क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, कौन से का घटा है, कौन का कितना % योगदान है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो अपन वो जो दूसरा पॉइंट है जिससे क्वेश्चन उठते हैं उसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है सकल राज्य मूल्यवर्धन, मूल्यवर्धन मतलब वैल्यू एडेड। जब अपन उत्पाद शेयर देखते हैं किसी सेक्टर का कितना शेयर रहता है तो वैल्यू एडेड में देखते हैं, मतलब इस सेक्टर ने इतनी वैल्यू जीडीपी में ऐड की, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। बहुत ज़्यादा डिटेल में अपन को कॉन्सेप्ट पर जाना नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है। ये भी आपके स्थिर कीमतों पे और प्रचलित कीमतों पे देखा जाएगा, दोनों पे। स्थिर कीमत और प्रचलित कीमतों का मतलब समझ गए। अब इकोनॉमी के 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। आपको कुछ नहीं याद रखना, इतना ही याद रखना है कौन से क्षेत्र का कितने % शेयर रहा राजस्थान की जीएसडीपी में, इतना सा याद रखना, परसेंटेज याद रखना कितना रहा। यहाँ पे अपन को वो देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा लोग वह घबराते हैं, वो जैसे ही घबराते हैं। इसमें जो इकोनॉमिक्स में जो डाटा रहते हैं वो बहुत ही क्लोज रहते हैं। जैसे यहाँ पे स्थिर कीमतों पे राजस्थान के एग्रीकल्चर का शेयर 28.50 है और प्रचलित कीमतों पे उसका शेयर 28.95 है। तो इनको याद कैसे करें, ये जो डाटा यहाँ पे लिख रखा है तीनों का। इस जो आपकी स्थिर कीमत है उसमें एग्रीकल्चर का शेयर 28.50% रहा, जो इंडस्ट्री है उद्योग क्षेत्र उसका 27.76 रहा, और सर्विस सेक्टर जिसका हमेशा ज्यादा रहता है 43.74% रहा। वहीं आपको इस तरीके के डायग्राम में भी बता रखा है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना अगर आपको अच्छा लगे, आपकी कॉपी में भी बना लेना इस तरीके से कि किसका कितना रहा। पर फिर भी मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ अगर आप याद कर सको उससे। तो अभी अपन पढ़ के आए थे कि प्रचलित कीमत और स्थिर कीमतों में से सबसे ज्यादा कौन सी होती है, प्रचलित कीमत ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, दोनों सेक्टरों में प्रचलित कीमतों का जो शेयर है वो ज्यादा है। जैसे देखो, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन की स्थिति हो तो ऐसे याद कर लेना कि जो प्रचलित कीमतों के हिसाब से एग्रीकल्चर और सर्विस है, सेवा सेक्टर है, उसका डाटा ज्यादा है, 43.74% तो सेवा क्षेत्र का है, यहाँ पे 38 है। ये तो याद ही करना पड़ेगा, एक जगह सर्विस का 43 था, एक जगह 38 था। एक बार याद कर लिया कि जो सेवा क्षेत्र है उसमें 43 और 38 2% शेयर रहा है। ज्यादा किसमें रहा है, प्रचलित में रहा है 43%, क्योंकि प्रचलित ज्यादा रहता है। वहीं एग्रीकल्चर में अगर आप सबसे ज्यादा पूछा एग्रीकल्चर का जाता है, मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट लगा लेना आप इसका एग्रीकल्चर का शेयर कितना रहा। तो प्रचलित कीमतों पर 28.95% और 28.56 स्थिर कीमतों पे। इनको बार बार पढ़ोगे या क्वेश्चन के थ्रू करोगे तो ये आपको याद रह पाएगा। फिर इसका एक और तरीका है याद करने का, अगर इस तरीके से आपको याद नहीं रह रहा। दूसरा तरीका ये है, आप एक तरफ लिख लो, 2 लाइनों में हो जाएगा इतना डाटा। मैंने कहा ना कि पूरे जो आपके 13 कॉन्सेप्ट है इनसे एक क्वेश्चन आता है, और ऐसे दो करके 20 लाइनों में आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और 15 लाइनों में मान लो, अपन ने पहले 2 लाइनों में वो क्लियर किए थे, अब 2 लाइनों में यहाँ पे क्या है, जो अपन ने एग्रीकल्चर के शेयर है करंट के हिसाब से सबसे ज्यादा किसका है, सेवा क्षेत्र का, फिर कृषि क्षेत्र का, फिर उद्योग क्षेत्र का। नीचे लिख लेना उसी की ऐसे 43.7 सेवा क्षेत्र में, कृषि में 28.95 और उद्योग में 27.31। 3-4 बार याद करोगे तो ही होगा, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, यही डाटा ऑप्शन में ऊपर नीचे लिखे आते हैं, आप कंफ्यूज होगे। तो इसको बार बार इस तरीके से लिख के याद करोगे कौन किससे ज्यादा था। यहाँ देखो ना, आप करंट में देखोगे तो सेवा के बाद कृषि क्षेत्र का शेयर ज्यादा रहा है, वहीं अगर कांस्टेंट में देखोगे तो सेवा के बाद उद्योग क्षेत्र का शेयर ज्यादा रहा है। तो इस तरीके से आप लिख के इनको याद कर लेना। बाकी हम जो क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे उसमें इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए होंगे उनके स्क्रीनशॉट भी साथ में आपको दिखाएंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर अपन ने बात की थी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की। जब मैंने आपको जीएसडीपी बताया था, वहीं बताया था कि ग्रोस और नेट में क्या अंतर होता है, तो मतलब सकल और शुद्ध में क्या अंतर होता है। तो सकल और शुद्ध में सिर्फ मूल्य ह्रास का अंतर होता है। तो इसकी जो शुद्ध है मैंने आपको बताया था वो हमेशा कम रहेगा, किससे, ग्रोस से। इसका जो इस साल स्थिर कीमतों पे सकल घरेलू शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद रहा है, एनएसडीपी, शॉर्ट में लिख लेना इन सबको,
तो क्या है, इजी रह जाता है। जो NSDP रहा है, जो करंट पे कांस्टेंट पे रहा है वो तो 6.94 लाख करोड़, और कांस्टेंट पे रहा है, करंट पे रहा है वो 12.59। कांस्टेंट पे तो 6.94 लाख करोड़ और कांस्टेंट पे करंट पे 12.59 लाख करोड़ रहा है। ये डाटा आपको याद करना ही पड़ेगा। डाटा इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि आंकड़ों को देख के लोग घबरा जाते हैं, पर फिर भी ये शुद्ध वाले को भी आप उसी के साइड में लिख लोगे, GSDP के जहाँ लिखा हुआ था, तो आपके लिए इजी हो जाएगा याद करना। अब अपन आते हैं प्रति व्यक्ति आय पे, जो 6 नंबर का आंकड़ा है अपने, जो मैं 13 आंकड़े दे रखे होते हैं। मैंने कहा आपको 13 आंकड़ों में से 11 आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनमें से हर एग्जाम में 11 आंकड़ों में से अगर आपको एक क्वेश्चन याद देखने को मिल रहा है एग्जाम में, तो आप वो क्यों नहीं याद करके जाओगे। सिर्फ 11 पॉइंट पढ़ के जाने, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा, और उनको याद करने का तरीका इजी यही है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, अब अपन थोड़ी देर देखते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। जो पर कैपिटा इनकम है वो निकाली जाती है। पर कैपिटा इनकम किसी भी राज्य की, किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है, तब उसकी जो देश की पूरी नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम होती है, किसी देश की राष्ट्रीय आय जो होती है, उसमें उस देश की, उस देश या राज्य की टोटल पॉपुलेशन का भाग दे देते हैं। अगर ये अपन भारत के कंपेयर में देखेंगे तो देश की पूरी राज्य इनकम और उसमें पूरी पॉपुलेशन का भाग दे देंगे तो पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी। राजस्थान के कंपेयर में देख रहे हैं तो राजस्थान की पूरी इनकम और उसमें राजस्थान की पॉपुलेशन भाग दे देंगे तो अपने पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी। अपन को बेसिक कॉन्सेप्ट से इससे ज्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ अपन को आंकड़े याद करने, क्योंकि एग्जाम में सीधे आंकड़े आते हैं। और ये जो पर कैपिटा वाला इनकम वाला आंकड़ा, ये पिछली बार RS में भी आया था और PSI में भी आया था, दोनों में इससे आंकड़े पूछे गए थे, और लगभग छोटे सभी एग्जामों में आया था। ASO के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये पर कैपिटा इनकम वाला आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो लास्ट ईयर पर कैपिटा इनकम थी वो 80,545 थी। स्तर कीमत, प्रचलित कीमत तो अब आपको समझ में आएगी कि जो ज्यादा है वो प्रचलित कीमत करंट रेट, और जो कम है वो कांस्टेंट रेट स्थिर कीमत। तो अभी जो वर्तमान में पर कैपिटा इनकम है वो स्थिर कीमतों पे कितनी है, 86,134। इसको डायरेक्ट लिख के याद कर लेना, डायरेक्ट ऊपर लिख लेना कि इस बार स्थिर कीमतों पे राजस्थान की पर कैपिटा, हर बंदे की पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या, हर बंदे की इनकम 86,134 है। अब आप बोलोगे कि इतने पैसे तो हमारे पास आते नहीं है, तो वो सब इंक्लूड नहीं होता है इसमें। ये निकाला जाता है कि जो सारी राज्य ने उत्पादन किया है उसमें पॉपुलेशन का भाग देके, मैंने बोला ये तरीका इस तरीके से ही है। तो राज्य में जो उत्पादन होता है वो तो बहुत संख्या में होता है, इसलिए उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है और इसलिए ज़्यादा निकल के आती है। एक्चुअल में पर कैपिटा इनकम इतनी पाई नहीं जाती, पर फिर भी पर कैपिटा इनकम कितनी है राजस्थान की, 86,134 स्थिर कीमतों पे, और 1,56,149, लगभग 1.5 लाख पार कर चुके हैं अपन पर कैपिटा इनकम में। कोई पूछे ना राजस्थान के पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति की आय कितनी है, तो प्रचलित कीमतों पे कितनी है, 1.5 लाख से भी ज्यादा, 1,56,149 इतनी पर कैपिटा इनकम है अपनी। तो फिर यहाँ पे याद करने का तरीका क्या है, वही पर कैपिटा इनकम। यहाँ पे आप कांस्टेंट लिख सकते हो, कांस्टेंट लिख के, और कितनी थी 86,134, 86,134, और यहाँ करंट लिख के 1,56,00,000 नहीं, 1,56,149। इस तरीके से एक ब्रैकेट बना के पूरी पर कैपिटा इनकम को आप याद कर सकते हो। अच्छा, इसमें भी आपसे ये पूछा जाएगा कि कितनी ग्रोथ रही कितनी नहीं रही, तो मैं आपको बताऊं प्रचलित कीमतों पे लगभग पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रही है वो 14.85% रही है अपने। कितनी रही है, 14.85% की ग्रोथ हुई है। वहीं पे 6.94% की ग्रोथ कांस्टेंट पे रही है। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट पे 86,134, इसमें ग्रोथ 6.94 की हुई है। वहीं कांस्टेंट रेट पे, करंट रेट पे 1,86,149 अपनी पर कैपिटा इनकम है और 14.85 की अपनी ग्रोथ रही है।
बार बार लिख लेना, क्वेश्चनों के थ्रू याद करोगे तभी याद रहेगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा लगभग अपन 1.5 लाख क्रॉस कर चुके हैं पर कैपिटा इनकम में, स्थिर कीमतों पे 86,134 आपकी पर कैपिटा इनकम में, लिख लेना इनको। अब ये डाटा है, इसमें से ये दो ऊपर के डाटा ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होते कि अपनी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन नहीं आता। आप देख भी रहोगे कि इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे इसमें इसका डाटा भी नहीं दिया हुआ, हर बार के में नहीं दिया हुआ होता। ये लगभग एग्रीकल्चर ईयर के हिसाब से निकाले जाते हैं, इसलिए ज़्यादा डाटा इसमें दिया नहीं होता इनका, हर बार के इकोनॉमिक सर्वे में नहीं दिया होता। इनसे अभी तक तो मैंने किसी एग्जाम में क्वेश्चन देखे नहीं, तो आपको भी इतने ज़्यादा डाटा याद करने की जरूरत है नहीं। अब जो 9 नंबर का पॉइंट है इकोनॉमिक सर्वे में वो है कुल खाद्यान्न उत्पादन। और ये आपने देखा होगा टोटल प्रोडक्शन राजस्थान में कितना हुआ, कितने खाद्यान्न का उत्पादन हुआ। ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आता है और इसका सीधा डाटा पूछा जाता है। अपन को सीधा ही याद रखना है, ये ज़्यादा याद नहीं रखना। 254 राउंड फिगर में याद रखना, वैसे है 253.99, तो आप राउंड फिगर में भी याद रख लोगे लगभग 250, मतलब 254 लाख मैट्रिक टन का अपने यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है। ये लाख मैट्रिक टन में है ना। तो टोटल खाद्यान्न उत्पादन अपने यहाँ पे कितना हुआ है, तो 254 लाख मैट्रिक टन, 253.99 में। एक बार फिर करेक्ट कर दूं, पर राउंड फिगर में जितना याद रखोगे उतना सही रहेगा। तो 254 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन राजस्थान में इस बार खाद्यान्नों का हुआ है। खाद्यान्न उत्पादन में दलहन, तिलहन, अपने ये सभी खाद्यान्न प्रोडक्ट शामिल होते हैं ना। अच्छा, अब अपन जो ये लास्ट के 3 डाटा हैं इनसे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, ये देख लेते हैं जल्दी से। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हुआ उनका इंडेक्स बनाया जाता है कि कितना प्रोडक्शन राजस्थान में किस किस प्रोडक्ट का बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें फिक्स होता है, ये भी आपका जो प्रोडक्शन है वो बेस ईयर पर देखा जाता है। इसमें आधार वर्ष 2011-12 होती है। इसमें प्रोडक्ट भी फिक्स होते हैं, मैं आपको बता दूं। जो IIP होता है इसमें राजस्थान में 156 प्रोडक्ट को ऐड किया गया है। कितने को? 156 प्रोडक्ट पे ये देखा जाता है, उत्पादों पे 156 उत्पादों पे देखा जाता है। साथ ही में कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें यूज किए जाते हैं मैं आपको 3 तरीके के जो उत्पादन है, जिन सेक्टर में उत्पादन होता है वो इसमें यूज होते हैं। सबसे पहले विद्युत, खनन और विनिर्माण। अच्छा, इसमें निर्माण शामिल नहीं होता, ये याद रखना आप। सिर्फ कंस्ट्रक्शन इसमें शामिल नहीं होता, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग इसमें शामिल होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि IIP होता है इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। 2011-12 में इसको लॉन्च किया गया था, 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। बेस ईयर इसका 2011-12 ही है, बेस ईयर है ये, है ना। और इसमें 3 तरीके के प्रोडक्ट को अपने शामिल किया जाता है। विद्युत से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट होते हैं, खनन से रिलेटेड और विनिर्माण से रिलेटेड प्रोडक्ट इसमें होते हैं। टोटल प्रोडक्ट कितने शामिल किए जाते हैं? 156 प्रोडक्ट शामिल किए जाते हैं, आपको ये याद रखना है। अच्छा, अभी वर्तमान में जो IIP है उसको कितना रहा है ये सीधे पूछा जाता है। पिछली बार ये IIP वाला क्वेश्चन 133.97 ये ISO के एग्जाम में आया था। इस बार कितना रहा है? 134.65। कितना रहा है? 134.65। ये इंडेक्स के नंबर है, आपको सीधे नंबर ही याद रखने हैं इसके, तो यहीं पे ही आप लिख लेना। अब की बार वर्तमान में कितना रहा है इसका? 134.65 IIP रहा है, बस इतना सा याद रखना है। अब अपन आते हैं CPI पे, थोक मूल्य सूचकांक, WPI पे, थोक मूल्य सूचकांक। 2 तरीके के इंडेक्स होते हैं महंगाई को नापने के लिए। आप सभी ने सुना होगा महंगाई बढ़ रही है, घट रही है। इसका पता कैसे चलता है सरकार को कि अब महंगाई बढ़ गई, घट गई? तो इसके लिए 2 तरीके के सूचकांक होते हैं इकोनॉमिक्स में। एक होता है WPI, एक होता है CPI। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब थोक मूल्य सूचकांक, और CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अच्छा, थोक मूल्य और उपभोक्ता मूल्य में अब आप क्या मतलब समझे? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक तो थोक मतलब जहां वो उसका प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे उसका मूल्य देखा जा रहा है। भाई कोई चीज उत्पादन हुआ वहीं पे उसका मूल्य देखा गया है, तो थोक मूल्य सूचकांक। और कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता ने जिस मूल्य पे उसको खरीदा है,
अगर उस लेवल पे उसका इंडेक्स देखा जा रहा है, प्राइस देखा जा रहा है, कितनी प्राइस है, तो वो हो गया सीपीआई। तो अब अपन देखते हैं कि राजस्थान में जो अपने इकोनॉमिक सर्वे में इंपॉर्टेंट है वो अपने लिए डब्ल्यूपीआई इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे के पहले पेज पे इसका आंकड़ा दिया होता है डब्ल्यूपीआई का, थोक मूल्य सूचकांक का अपने पास आपको डाटा मिलेगा। अब थोक मूल्य सूचकांक होता क्या है, थोड़ा सा अपन ये देख लेते हैं। डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक में राजस्थान में सबसे पहले आपको ये याद रखने वाली चीज है, थोक मूल्य सूचकांक में राजस्थान में 154 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। अच्छा, ये जो मूल्य सूचकांक है सभी वस्तुओं पर देखा जाता है? नहीं, इसके फिक्स वस्तुएं, फिक्स जगह, फिक्स दुकानें, वहां से देखा जाएगा। अभी मैं बताऊंगा ये राजस्थान में कहाँ से इसका आकलन किया जाता है। तो डब्ल्यूपीआई का आकलन राजस्थान में कितनी वस्तुओं को लेकर किया जाता है? 154 वस्तुओं को लेकर किया जाता है। इसमें किस तरीके की वस्तुएं शामिल होती है? तो प्राथमिक वस्तुएं, 3 तरीके की वस्तुओं में इसको डिवाइड किया जाता है। प्राथमिक वस्तुओं में क्या? कृषि से रिलेटेड, खनन से रिलेटेड वस्तुएं आपके शामिल होती है। दूसरी जो वस्तु होती है वो ईंधन से रिलेटेड होती है, ईंधन शक्ति मतलब विद्युत, पेट्रोल, पावर, ये सब कुछ। और जो तीसरा होता है वो विनिर्माण से रिलेटेड होता है, जो अपन आईआईपी में देखा था अभी। पर इसमें प्राथमिक वस्तुएं, खाद्यान्न वस्तुएं भी शामिल होती है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डब्ल्यूपीआई में सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया जाता है? तो हाईएस्ट वेटेज किसका होता है? हाईएस्ट वेटेज किसका होता है? विनिर्माण का होता है इसमें। ठीक है, आपको इतना कोई याद नहीं रखना। राजस्थान में 154 वस्तुओं का पे डब्ल्यूपीआई देखा जाता है अभी। और प्राथमिक, इसमें 3 तरीके के आपके आकलन किया जाता है वस्तुओं का। प्राथमिक वस्तुएं, द्वितीयक में ईंधन और शक्ति से रिलेटेड, और थर्ड में विनिर्माण से रिलेटेड। सबसे ज्यादा वेटेज होता है विनिर्माण वस्तुओं का होता है। अच्छा, अभी जो थोक मूल्य सूचकांक है उसका आधार वर्ष कितना है? तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कि बाकी सबका आधार वर्ष अपन 2011-12 पढ़ते आ रहे थे। डब्ल्यूपीआई का जो आधार वर्ष है 1999-2000 है, और ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आ चुका है, तो आपको याद भी करना पड़ेगा। डब्ल्यूपीआई इस बार कितना रहा है? 388.29 रहा है। और डब्ल्यूपीआई में ग्रोथ कितनी देखेगी? 4.60 की। ये आपको मत याद रखना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर डब्ल्यूपीआई इस बार रहा कितना है? 388.29 रहा है, 388.29 रहा है। और जो डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष है वो कब है? 1999-2000 इसका आधार वर्ष है। तो इतनी सी चीज आपको डब्ल्यूपीआई से रिलेटेड याद रखनी है। 99-2000 आधार वर्ष है, 154 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। 3 सेक्टर में इनकी वस्तुओं को डिवाइड कर रखा है। प्राथमिक क्षेत्र, ईंधन शक्ति, विनिर्माण। विनिर्माण का वेटेज सबसे ज्यादा है। इनका डिवाइडेशन भी होता है, जैसे इसमें 10 वस्तुएं शामिल है, इसमें 75 वस्तुएं शामिल है, और इसमें 69 वस्तुएं शामिल है। अगर आप फिर इतना याद कर सको तो सही है। जो बड़ी एग्जाम होती है आरएस, पीएसआई वगैरह, उनमें इस लेवल से क्वेश्चन आते हैं, आए हैं पहले बोर्डों में। अच्छा, फिर अपन आते हैं सीपीआई पे। अपने इसमें डाटा में सीपीआई दे नहीं रखा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फिर भी इससे रिलेटेड थोड़े थोड़े क्वेश्चन आते हैं, तो अपन जल्दी से इसके बारे में देख लेते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आकलन 4 लेवल पे किया जाता है। 4 तरीके से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा जाता है। सबसे पहले जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा जाता है उसको अपन बोलते हैं, 4 प्रकार का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई, आईडब्ल्यू। अच्छा, सीपीआई आईडब्ल्यू क्या है? सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर से रिलेटेड, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखी जा रही है इंडस्ट्रियल वर्कर को लेके। दूसरा जो होता है सीपीआई एग्रीकल्चर वर्कर, मैं एक बार चारों का नाम लिख देता हूँ। तीसरा जो होता है सीपीआई आपके रूरल, और चौथा और लास्ट जो होता है आपका वो होता है सीपीआई कंबाइंड, या फिर इसको रूरल अर्बन बोल देते हैं। ठीक है, सीपीआई को 4 प्रकार से इसका आकलन किया जाता है। सीपीआई का जो बेस ईयर है मैं आपको बता दूं वो है 2012। सिर्फ आपसे सीपीआई बोले कि सीपीआई का बेस ईयर कितना है तो 2012। क्यों है 2012? सीपीआई नाम का तो कोई आकलन ही नहीं होता। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड जो होता है वो उसका जो बेस ईयर है वो है 2012। अच्छा, बाकी एग्रीकल्चर वर्कर और रूरल का बेस ईयर है वो 1986 और 87। बेस ईयर के बारे में आपको मैंने पहले बता ही दिया।
मैं बोल रहा हूँ बेस ईयर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपने भी पिछले एग्जामों में देखे होंगे, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, बहुत सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सीपीआई एडब्ल्यू है, एग्रीकल्चर वर्कर है, उसका बेस ईयर कितना है, तो 1986-87 और रूरल का भी 86-87 है और कंबाइंड वाले का 2012 है। पर 2 साल पहले ही सीपीआई एडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर का जो बेस ईयर है राजस्थान में, वो कितना कर दिया गया, 2016 कर दिया गया। कितना किया गया, 2016 कर दिया गया। अच्छा, जो इंडस्ट्रियल वर्कर है ये 3 जगह से मापा जाता था पहले, जयपुर से, भीलवाड़ा से और अजमेर से। अभी पिछले साल के बजट में आपने याद किया होगा, जो आपका अजमेर था, अजमेर की जगह आपके अलवर को नया शामिल कर लिया था, तो अब ये अलवर, जयपुर और भीलवाड़ा से इसका मेजरमेंट किया जाता है। 3 जगह से राजस्थान में इसका मेजरमेंट किया जाता है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊं तो ये और बता दूं कि जो ये स्टार्टिंग के ऊपर वाले तीनों होते हैं, इनका जो आकलन है वो लेबर ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जो शिमला में, कहाँ पे, शिमला में। ये सब क्वेश्चन आपके आए हुए हैं कि सीपीआई एडब्ल्यू का आकलन किसके द्वारा किया जाता है और आईडब्ल्यू का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो लेबर ब्यूरो शिमला के द्वारा किया जाता है। वहीं कंबाइंड वाले का जो आकलन किया जाता है वो अपने एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है दिल्ली में, इसके द्वारा किया जाता है। तो ये सब चीजें आप याद कर लेना, एक बार मैं रिवाइज कर दूं। सीपीआई 2012 है, सीपीआई का बेस ईयर 2012 है। ये 4 प्रकार से निकलता है। सीपीआई एडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर जिसका बेस ईयर 2016 है, सीपीआई एडब्ल्यू एग्रीकल्चर वर्कर जिसका बेस ईयर 1986-87 है, रूरल का भी सेम है, और कंबाइंड वाले का 2012 है। ऊपर वाले तीनों लेबर ब्यूरो से निकलते हैं और जो नीचे वाला कंबाइंड वाला है वो एनएसओ द्वारा निकाला जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने कहा था डब्ल्यूपीआई के ही आंकड़े अपने सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे में दिए जाते हैं, परंतु जो आपको डिटेल में जब इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ोगे तो उसके अंदर सीपीआई के बारे में सब कुछ लिखा रहता है। इसीलिए लास्ट कुछ एग्जामों में इनसे क्वेश्चन आए। अपन ये पढ़ के आए हैं कि 388.29 डब्ल्यूपीआई रहा है और लगभग 4.7% इसकी ग्रोथ रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 388.29 अपन को डब्ल्यूपीआई का डाटा याद रखना है, और जो अपन ने डब्ल्यूपीआई के बारे में पढ़ा था वो याद रखना। आईआईपी के बारे में अपन पढ़ के आए थे। आईआईपी का इस साल का इंडेक्स में कितने नंबर रहा है, 334.65 रहा है इस साल। आईआईपी अपन ने पढ़ लिया। इस तरीके से इसमें जो मैंने आपको बताया था कि 13 पॉइंट है, उनमें से 11 पॉइंट याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक बार जल्दी से अपन उन 11 पॉइंट का रिवीजन कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट अपन ने क्या देखा था, राजस्थान की जीएसडीपी। जीएसडीपी दो उन पे देखी थी, प्रचलित कीमत और स्थिर कीमतों पे। प्रचलित कीमत मैंने बताया आपको हमेशा ज्यादा होगी स्थिर कीमतों से, तो स्थिर कीमतों पे अपने कितना था 7.99 लाख करोड़ और प्रचलित पे कितना था 14.13 लाख करोड़। वहीं पे अपन ने ग्रोथ देखी थी, तो प्रचलित पे ग्रोथ भी ज्यादा होगी, तो 16.04 प्रचलित पे ग्रोथ और स्थिर पे 8.19 लाख करोड़। सॉरी, ग्रोथ तो परसेंटेज में देखी जाएगी, 8.19% ग्रोथ रही। ये अपन ने यहाँ पे देख लिया। ये अपन ने इनका अंतर देखा था, जिसमें स्थिर और प्रचलित कीमतों में क्या अंतर होता है। साथ ही अपन ने देखा था नेट और ग्रोस में क्या अंतर होता है, सिर्फ मूल्यह्रास का अंतर होता है। ये लिखने का तरीका है। इस तरीके से अगर आप याद करोगे इकोनॉमिक्स के डाटाओं को तो लगभग एक पेज में ही आपके सारे डाटा आ जाएंगे। और मैं बिल्कुल विश्वास के साथ आपसे बोल रहा हूँ कि इस तरीके से आप सबसे अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स के डाटा याद कर पाओगे। अगर उनको अलग अलग लाइन टू लाइन लिखोगे तो सब मिक्स हो जाएंगे लास्ट में जाके। साथ में फिर बाद में अपन ने देखा था कि जो अपने तीनों सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, उनके शेयर कितने कितने परसेंट है राजस्थान की जीएसडीपी में, तो अपने निकल के आए थे 28.50% एग्रीकल्चर का, 27.76% इंडस्ट्री का, 43.74% सर्विस सेक्टर का। और ये किस पे था, स्थिर कीमतों पे। कैसे पता लगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, एग्रीकल्चर और सर्विस में देख लेना, जिसमें ज़्यादा होगा वो प्रचलित होगी, जिसमें कम होगा वो क्या होगी, स्थिर होगी। अच्छा, दूसरा तरीका इनके शेयरों को याद करने का ये भी है कि आप ग्रेटर देन लेस देन करके देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा तो सर्विस सेक्टर का शेयर रहता ही है पूरे इंडिया में भी अपने और राजस्थान में भी, तो ये तो फिक्स है ही। उसके बाद में जो करंट रेट रहती है, प्रचलित कीमत रहती है, उसमें कृषि का ज़्यादा, सर्विस के बाद कृषि और फिर उद्योग का रहता है।
फिर अपन ने प्रति व्यक्ति आय की बात की थी। प्रति व्यक्ति आय के बारे में अपन ने देखा था कि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है लगभग, और अभी वर्तमान में 86,134 तो स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पे 1,56,149 है, जो अपन 1.5 लाख भी क्रॉस कर चुके। फिर अपन ने इनके बारे में देखा था कि इनकी कितने परसेंट की ग्रोथ हुई है पर कैपिटा इनकम में। राजस्थान के लोगों की आय कितनी बड़ी है, कितना और खर्च कर सकते हैं कोरोना के बाद। लगभग 6.94% तो स्थिर कीमतों पे ग्रोथ हुई है और 14.85% प्रचलित कीमतों पे ग्रोथ हुई है। फिर अपने टोटल कुल खाद्यान्न उत्पादन के बारे में देखा था कितना हुआ था, तो 254 राउंड फिगर में जो अपन ने याद किया था लाख मीट्रिक टन का खाद्यान्न उत्पादन रहा है। और आपको ये तो डायरेक्ट डाटा याद रखना है। आईआईपी की वैल्यू कितनी रही है 134.65, और थोक मूल्य सूचकांक WPI जिसका बेस ईयर क्या है 99-2000, याद रखना WPI का बेस ईयर 1999-2000 है, उसकी वैल्यू कितनी रही है 388.29। ये दोनों डाटा आप याद करना। अच्छा, एक चीज और रह गई, अधिष्ठापित क्षमता, ऊर्जा क्षमता। मतलब आता है ना बहुत बार कि राजस्थान में कितनी ऊर्जा क्षमता का स्टेबलाइजेशन कर चुके हैं अब तक, कितने का पावर प्लांट लगा चुके हैं। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, इतनी एग्जामों में आता है। लगभग हर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, और अब की बार ये वाला हर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन लगा के ही लिख लेना, क्या पता आप ही की एग्जाम में आए। कितनी है 23,487। 23,427। पिछली बार तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई थी इसमें, इस बार तो फिर भी ग्रोथ कम हुई। 21,979 से बढ़ के 23,452 तक पहुंच गई थी। इस बार तो 23,487 है, लगभग उसी के आसपास का डाटा है। ये जरूर याद कर लेना, आपको कंफ्यूज करने के लिए यही डाटा देंगे, क्योंकि मुंह जबान पे आपके फिक्स हो गया ना ये 23,452, तो फिर भी आपको याद करना है 23,487 इस बार बिजली स्थापित हो चुकी है, मेगावाट में दे रखी है। तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का पहला पार्ट था, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो 11 चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे के, उनको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। जो पहला वीडियो है वो थोड़ा जरूर बढ़ा रहा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है उनको अपन ने थोड़ा सा देखा, जिससे आपको आगे के वीडियो इजी लगेंगे। और मैंने बोला इन जो 11 डाटा जो अपन ने याद किए, इनमें से एक क्वेश्चन 100% आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो चाहे आगे के वीडियो आप स्किप कर सकते हो, पर अगर इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा 100% कोई ना कोई एग्जाम में, हर एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आता है। धन्यवाद आप सभी का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।